हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है उसे कंपेयर किया था। अब उसी टॉपिक में आगे जो है हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। ओके, तो जैसे हम एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, उसको कैसे मेजर करते हैं कि उसकी टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन वो होता है एसिड। सिमिलर वे में जो बेसिस होंगे उसमें हम क्या बात करेंगे, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी ज़्यादा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको भी जो है हम जैसे वहाँ पे मेज़र करते हैं के बी एंड पी के बी, उसी टर्म में जो है मेज़र करते हैं। जितनी ज़्यादा पी के बी की वैल्यू लार्जर होगी उतना ही जो बेस होगा वो क्या होगा, वीकर होगा। ओके, जैसे ये है आपके पास NH3 है, NH3 एक बेस है, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। तो बेसिस क्या होंगे, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, एंड चेंज हो जाएगा अमोनिया माइन में। अब हमारे पास जो अमोनिया है वो वीक बेस है। अब यहाँ पे अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, मतलब कि कोई जैसे NH3 है, नाइट्रोजन है, तीनों की तीनों हाइड्रोजन लगी है। अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें डिफरेंट ग्रुप के साथ, अब वो जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकते हैं। सपोज करो हम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं फर्स्ट केस में NH2 के साथ, एमाइड के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सबसे पहले आता है सिंपल NH3, अब मैंने इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया NH2 के साथ। ऐसे ही अब दूसरी को रिप्लेस कर दें NH2OH के साथ। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है अपनी तरफ टेंड करेंगे, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो इन तीनों में अगर मैं बात करूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो अमोनिया होगा, उसके बाद ये होगा और लास्ट में ये होगा। अगर पीके की वैल्यू की टर्म्स में बात करें तो इसकी जो NH2OH है, इसकी जो पीकेबी वैल्यू है वो सबसे लार्ज होगी, और अमोनिया की जो इन तीनों में पीकेबी वैल्यू है वो सबसे स्मॉल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये जो ग्रुप लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना होके, अब यहाँ से हमारे पास क्या निकला कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये क्या करेंगे, बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे। सिमिलर वे में अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, सबसे पहले NH3 ही है। अब हमने क्या किया, इसमें इसकी एक हाइड्रोजन को जो है रिप्लेस कर देते हैं CH3 ग्रुप के साथ, मिथाइल। मिथाइल जो होता है प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलर वे में अब दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, दो मिथाइल ग्रुप लगा दे CH3 2NH, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इस वाले केस में और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, क्योंकि इनका प्लस आई इफेक्ट है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं टर्शरी की बात करूँ, टर्शरी यहाँ पे एक्सेशन है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज नहीं होगी। इन दोनों की तो इंक्रीज होगी इस तरीके से स्ट्रेंथ, बट इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, इवन प्राइमरी अमीन के बराबर या फिर इससे भी कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रीज़न आ जाएगा वो स्टेरिक इफेक्ट वाला रीज़न आ जाएगा। नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है और तीन तीन लार्ज एल्काइल ग्रुप जो अगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जिस वजह से इसकी जो बेसिसिटी है वो बेसिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ओके, सिमिलर वे में मिथाइल लगाया था, यहाँ पे इथाइल भी लगा सकते हैं, C2H5NH2। ऐसे ही दो ग्रुप लगा दो इथाइल के, फिर तीन लगा दे, तो तीन वाले केस में यहाँ पे भी क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है। स्टीरिक फैक्टर की वजह से इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसकी ज़्यादा होगी, इस तरीके से। ओके, तो अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो तो बेसिसिटी को डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो क्या करेंगे, बेसिसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ऐसे ही अगर जैसे हम एसिडिक और बेसिक फैक्टर की बात करें, हम ऑक्साइड्स की बात करें, तो ऑक्साइड्स के केस में भी एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे, जो H+ की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, और बेसिक ऑक्साइड्स वो होंगे जो उसकी कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई भी मेटल ऑक्साइड है, इसकी जब हम रिएक्शन करेंगे इट विल चेंज इंटू 2H+ प्लस MO2 2 नेगेटिव। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, H+ की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये मेटल ऑक्साइड किस तरीके का नेचर होगा इसका, एसिडिक ऑक्साइड। सिमिलर वे में अगर यही मेटल ऑक्साइड जो है H+ को एक्सेप्ट कर ले, तो इस केस में यहाँ पे भी इसका जो नेचर होगा वो हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड होगा, ये बेसिक नेचर होगा। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो H+ की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करेंगे हम उनको बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स, और जो H+ की कंसनट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं वो होंगे बेसिक ऑक्साइड। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, उनको हम बोल देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, जैसे अगर हम बात करें, सपोज करो बोरोन फैमिली की बात करें, B2O3, इसका जो नेचर है वीकली एसिडिक नेचर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम एंड थैलियम।
इन दोनों का जो नेचर है वो एम्फोटेरिक मतलब कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेंगे। एंड लास्ट वन जो है ये होंगे आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स। इस तरीके से जो है इनकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। ओके, अब आगे बात करते हैं लुईस एसिड एंड बेसिस पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड को मैं LA से लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लुईस बेस को LP से। ओके, तो बेसिकली हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके 3 तरीके के इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं। सेकेंड वन रेजोनेंस इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज स्टीरिक इफेक्ट। अब इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है आपके पास उसको इंडक्टिव इफेक्ट है तो किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लुईस एसिड या बेस की, रेजोनेटिंग या फिर स्टीरिक। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। तो इस केस में क्या होगा, अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। एसिडिक को इंक्रीज कर रहा है मतलब कि बेसिक को डिक्रीज कर देगा। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है लुईस एसिड के ऊपर, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी ज़्यादा विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा वहाँ से, मतलब कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और उस एटम की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, लुईस एसिड एंड बेसिस हम क्या पढ़ते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, वो होते हैं लुईस एसिड। और ऐसे स्पीशीज जिसकी डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो होते हैं लुईस बेस। अब अगर आपके पास कोई लुईस एसिड है और उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो तो क्या करेगा, उसकी और ज़्यादा लुईस एसिडिक करैक्टर को जो है इंक्रीज करेगा विड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन को। तो एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। सिमिलर वे में अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ, बेस का मतलब लुईस बेस कौन से होता है, जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो। अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड विड्रॉ करेगा, तो उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सिमिलर वे में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा एंड एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और बेस के पास, लुईस बेस के जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ज़्यादा और डोनेट करेगा, तो वो कैसे, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किसी लुईस एसिड के ऊपर प्रेजेंट है तो वो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो उसका जो लुईस एसिड बिहेवियर था वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, जैसे ये है हमारे पास नॉर्मल BS3। अब BS3 में क्या है, टोटल बोरोन के पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक इन तीनों से मिलेंगे। इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, बिकॉज इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड। अब अगर हम क्या करें, इसमें जो हाइड्रोजन लगी हुई है इसको जो है रिप्लेस कर दें। सबसे पहले मैं किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अगर रिप्लेस करूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन लगा दी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड विड्रॉ करेगा तो ये तो क्या होगा, और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। वही बात मैंने कही थी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। सिमिलर वे में अगर हम रिप्लेस कर दें इस हाइड्रोजन को किसी रिलीजिंग ग्रुप से, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ही लगा दें, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट, डोनेट करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो अगर हम तीनों में बात करें, इन तीनों में कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी BF3 की, उसके बाद होगा BS3 और लास्ट में आएगा ये BCS33। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो डिक्रीज करेंगे। इसके पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, इन बिटवीन प्रेजेंट होगी। ओके, सिमिलर वे में अगर हम बात करें लुईस बेस की, फॉर एग्जांपल अमोनिया है आपके पास, अमोनिया एक लुईस बेस है। अब अगर हम क्या करें, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी ऐसे ग्रुप के साथ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, फ्लोरीन के साथ ही कर देते हैं जैसे वहाँ पे किया था। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड विड्रॉ करेगा, तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होएगी नहीं तो ये आगे फर्दर कैसे डोनेट करेगा, दैट मीन्स इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर हम बात करें मिथाइल की, अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें मिथाइल के साथ
तो ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो मतलब कि इसकी जो डोनेट करने की टेंडेंसी है वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये वाला, देन ये, और लास्ट में आएगा ये। इस तरीके से जो है बस आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। ओके, अब सेकेंड फैक्टर आता है रेजोनेंस इफेक्ट। अब अगर हम रेजोनेंस की बात करें, जैसे हमने भी डिस्कस करा BF3 को डिस्कस करा, BF3 क्या है, एज अ लुईस एसिड वर्क करता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऊपर से इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, अगर हम बात करें, फ्लोरीन जो है अगर हमारे पास 3 है लुईस, हम हैलाइड लेके चले, बोरोन हैलाइड्स BF3, BCl3 एंड BBr3। अभी जो हमने देखी एसिडिक स्ट्रेंथ लुईस एसिड के बेस पे कि जो आपके पास जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो उस केस में क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, देन ये और देन ये। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में जो ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंटल जो ऑर्डर है इन तीनों का, वो है ये, BF3 सबसे वीक लुईस बेस, BCl3 और लास्ट में आता है BBr3। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये है, बट एक्चुअल में जो ऑर्डर है वो ये है। अब इसका रीज़न देखेंगे वो किस वजह से। ओके, ये जो डिफरेंट बिहेवियर है ये है बैक बॉन्डिंग की वजह से। बैक बॉन्डिंग किस तरीके से, ये देखो, बोरोन, इसके पास 3 लगे हुए हैं फ्लोरीन ग्रुप। अगर मैं बोरोन की बात करूँ, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p1। इसे जब 3 बॉन्ड बनानी है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड सेकंड एंड थर्ड, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। ये वाला जो ऑर्बिटल है ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है और ये वैकेंट है, मतलब कि इसके पास क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p5। ये एक फ्लोरीन इसके एक इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बना लेगा, इसके पास क्या है, कंप्लीटली फील्ड प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स, इसके पास जो है फील्ड ऑर्बिटल है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। फील्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं शेड कर देती हूँ इस तरीके से, ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बॉन्ड नॉर्मल बन जाएगी, उसके बाद जो है फ्लोरीन अपने फील्ड ऑर्बिटल में से जो है इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट करेगा, इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और जैसे एक फ्लोरीन ने करी ऐसे ये वाला भी करेगा, ये वाला भी फ्लोरीन करेगा। तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या, अब ये तो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था, लेकिन इसने वापस से इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब इलेक्ट्रॉन दिए तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए जो है BF3 की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है सबसे कम है। अब आप कहोगे कि क्लोरीन के पास भी फील्ड ऑर्बिटल है, ब्रोमीन के पास भी फील्ड ऑर्बिटल है, फिर सबसे कम इसकी क्यों है, उसका क्या रीज़न है। देखो, बोरोन जो है वो बिलोंग करता है, इसका जो ऑर्बिटल है 2p, ऐसे ही फ्लोरीन का भी जो ऑर्बिटल है वो है 2p। 2p दोनों ऑर्बिटल का सेम साइज है, सेम एनर्जी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डोनेट होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्लोरीन के केस में, यहाँ पे हो जाता है 3p ऑर्बिटल, बोरोन का तो सेम रहेगा यहाँ पे 2p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ऑर्बिटल में एनर्जी का डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। सिमिलर वे में नेक्स्ट की बात करें, ब्रोमीन, इस केस में 4p और इसमें 2p, यहाँ पे एनर्जी का और भी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे जैसे आपके पास हेलोजन का साइज बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग जो है ये इफेक्टिव नहीं होगी। इसी वजह से इन तीनों में जो BF3 है वो सबसे वीक लुईस एसिड होगा, देन BCl3 और लास्ट में आता है आपके पास BBr3। ओके, ये जो बॉन्ड बनी है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं p-pi बैक बॉन्डिंग। थर्ड जो इफेक्ट आता है स्टीरिक इफेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये स्टीरिक इफेक्ट, एसिडिक या फिर बेसिक स्ट्रेंथ जो भी हम डिस्कस करें लुईस एसिड की, उसके लिए। अब देखो, अगर हम बात करें कि आपके पास जो ग्रुप प्रेजेंट है वो बल्कि ग्रुप है, फॉर एग्जांपल जैसे ये लेके चलते हैं, ये है आपके पास एक नॉर्मल पिरिडीन, इस केस में 2-मिथाइल पिरिडीन एंड 4-मिथाइल पिरिडीन। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, देखो, अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, मिथाइल ग्रुप जो है इसका प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, पिरिडीन एज अ लुईस बेस, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा मिथाइल का, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो है इसकी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम बात करें इन तीनों में जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो है पिरिडीन
एंड 4 मिथाइल पिरिडीन जो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है, इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है। एंड इसके बाद जो आता है वो आता है 2 मिथाइल पिरिडीन। अभी हम क्या कह रहे थे कि प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, तो फिर तो इनके ज़्यादा है, जब पिरिडीन की ज़्यादा क्यों स्ट्रेंथ है, वो हम यहाँ पे बात करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, कि जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सब लो है, उस 2 मिथाइल पिरिडीन के जो वो बेसिक स्ट्रेंथ लो है, उसका क्या रीज़न है, वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। आप देखो स्टीरिक हिंड्रेंस किस वजह से, अब आपके पास जैसे बात करें अगर हम लुईस बेस है, लुईस एसिड जो है सपोज करो ये है ट्राई मिथाइल बोरोन, जिसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो पिरिडीन के केस में अगर मैं ड्रॉ करूँ नाइट्रोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इस तरीके से, किसको देगा, बोरोन को। बोरोन के पास क्या है, टोटल 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों पे एक एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस केस में क्या है, ये देखो इसका मिथाइल ग्रुप और इसका मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो गई। सिमिलर वे में थर्ड की अगर हम बात करें, इस केस में ये जो ग्रुप है ये उस साइड है, इसका इधर कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ 2 मिथाइल पिरिडीन के केस में क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम हो जाएगी। इस केस में ग्रुप तो लगा, लेकिन पीछे की साइड लगा, वहाँ पे नहीं होगी। ये जो हिंड्रेंस है इसको हम बोलते हैं एफ स्ट्रेन, फ्रंट स्ट्रेन। एफ का मतलब है फ्रंट साइड से जो स्ट्रेन लग रहा है, ओके। और इस हिंड्रेंस की वजह से क्या है, जो आपके पास स्टेबिलिटी होगी वो इस तरीके से होगी। अब जैसे ये एक एफ स्ट्रेन है, ऐसे ही हमारे पास एक और स्टीरिक हिंड्रेंस होती है बैक स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं बी स्ट्रेन। वो देखते हैं किस तरीके से दोनों हैं, ये एक है एफ स्ट्रेन और एक है बी स्ट्रेन। अब ये जो बी स्ट्रेन है ये बेसिकली किस वजह से है, कि कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर है कि अपनी जो है बॉन्डिंग को ओवर इफेक्टिव करने के लिए जो है उसकी जो है उसमें स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना। फॉर एग्जांपल आपके पास ये BCH3 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए, इसका जो स्ट्रक्चर है प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेकिन जब ये जो है लुईस एसिड है, लुईस बेस के साथ जो है बॉन्ड बनाएगा, तो उस केस में क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। R डैश मान लेते हैं इन ग्रुप्स को, और ये है R, 3 इसके पास R ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे ये जो एंगल है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल जो है इंक्रीज हो जाएगा 109.5 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे आपके पास हो क्या रहा है कि अगर आपके पास लास्ट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है लुईस एसिड या फिर बेस के ऊपर, तो वहाँ पे वो क्या होंगे, वापस फोल्ड बैक हो जाएंगे, ताकि उसकी जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो कॉम्प्लेक्सेशन जो है कम हो जाए। मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे बात करी बोरोन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी चेंज हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जब ये जो है अमीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, ओके। तो यहाँ पे जो है अगर ये ग्रुप्स जो लगे हुए हैं ये बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्या है, इसकी जो स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी और उसकी वजह से इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, जैसे ये है आपके पास मेसिटाइलिन, 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी हमारे पास sp2 प्लेनर स्ट्रक्चर है। इस केस में क्या है, जैसे यहाँ पे तो इसकी हाइब्रिडेशन चेंज होगी, बट ये बॉन्ड के राउंड है तो इसमें जो है चेंज नहीं होने की, इसीलिए जो मेसिटाइलिन है इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो लोअर होती है ड्यू टू द स्टीरिक क्राउडनेस। इसको हम स्टीरिक क्राउडनेस भी बोलते हैं या फिर स्टीरिक कंजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बी स्ट्रेन, बैक स्ट्रेन। मतलब कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, अगर वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो बल्कि प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, फोल्डेड हो जाएगा बैक, जस्ट अपने स्ट्रेन को जो है कम करने के लिए। जैसे बी स्ट्रेन जो है जनरली वो किस वजह से है कि जो नाइट्रोजन एटम है वो पर्टिकुलरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाए, जिसकी वजह से क्या है वो अपने लोन पेयर के साथ जो है इफेक्टिवली बॉन्ड बना सके। अगर आपके पास जो नाइट्रोजन के पास ये R ग्रुप लगा हुआ है यही बल्कि हो जाए, उस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल जो है ओपन हो जाएगा और उस केस में वापस से जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से sp2 में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है आपके पास
अगर सिंपल आपके पास आर मिथाइल ग्रुप है तो वो इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है ये बल्कि हो जाता है तो इस केस में क्या होगा, ये जो दोनों ग्रुप हैं ये वापस पीछे की साइड फोल्ड हो जाएंगे और यहाँ पे जो लोन पेयर है वो प्रॉपर इस तरीके से इस ऑर्बिटल में आ जाएंगे ताकि वो जो है इफेक्टिवली बॉन्ड बना सके। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी लेकिन बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से क्या है, नाइट्रोजन को फोर्स हुआ, इसका स्ट्रक्चर जो है वापस पीछे इसकी साइड फोल्ड हो गया ताकि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो प्लेनर आ सके। अगर आपके पास ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप कैसा है, बल्कि सपोज करो ये है SiH3 बल्कि ग्रुप हो गया, तो इसको हम बोलते हैं बैक स्ट्रेन। किस वजह से कि आपके पास जो है स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिवली बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, चेंज हो जाएगी। अब जैसे अगर हम बात करें ट्राई इथाइल अमीन की बात करें, ये है आपके पास बोरोन, 3 ग्रुप इसके पास लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3, ऐसे नाइट्रोजन के पास इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH3 CH2 CH3 एंड CH2 CH3। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस में क्या होगा, ये फोल्ड हो जाएगा वापस, इसी वजह से जो यहाँ पे है बी स्ट्रेन प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर मैं देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है, ड्रॉ कर रही हूँ जो मैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कुनिस्निलिडीन। इस केस में क्या है, बिकॉज रिंग है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, तो इस केस में जो है बी स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, नो बी स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पे जो है ये बैक स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से जो है स्टीरिक इफेक्ट, अगर बल्कि ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है तो वो जो है इस तरीके से उसकी जो एसिडिक या फिर बेसिक स्ट्रेंथ है उसको जो है इफेक्ट करेगा। ओके, अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ये तो होगी कंप्लीट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एसिड बेस स्ट्रेंथ। अभी तो हमने सब्स्टिट्यूएंट का पढ़ा कि सब्स्टिट्यूएंट जो है किस तरीके से एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं, बट अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की, जो सॉल्वेंट होता है उसका भी एसिड और बेस स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होता है तो क्या होता है। अब जो सॉल्वेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसका एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड की, HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर के अंदर, बट अगर मैं इसे किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लूँ, फॉर एग्जांपल बेंजीन में बात करें, तो वहाँ पे जाके ये तो आई वीक एसिड बन जाता है। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट है वो भी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा। जैसे आपके पास अगर हम बात करें प्रोटोनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट मीन्स जिसके पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को बताने में। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है प्रोटोनिक सॉल्वेंट में अगर हम बात करें वो कौन होगा, जो उसकी सेल्फ आयनाइजेशन से आए। फॉर एग्जांपल मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर गुड सॉल्वेंट है, ये किस चीज़ में आयनाइज होगा, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन। मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा प्रोटोनिक सॉल्वेंट में वो कौन सा होगा, विच रिजल्ट फ्रॉम सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। सिमिलर वे में स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें वो क्या होगा, ऐसे ही सेल्फ आयनाइजेशन उसकी होगी, जैसे यहाँ पे सेल्फ आयनाइजेशन हो रही है वाटर की। अब अगर हम बात करें किसी भी एसिड की बात करें एक्वस सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या है, हाइड्रोनियम आयन। ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, हाइड्रोक्सिल। मतलब कि कोई भी अगर आपके पास एसिड है जो स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर है H3O पॉजिटिव से भी, वो भी क्या है वाटर के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा और चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में। जैसे यही है आपके पास X जो है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, H3O पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। X जो है यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है, परक्लोरेट भी हो सकता है, ClO4। तो इस केस में क्या है कि कोई भी आपके पास स्ट्रॉन्ग ऐसे सेल्फ आयनाइजेशन करने पे हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसे ही ये सभी जो एसिड्स हैं जिनकी मैंने बात करी, हाइड्रोजन आयोडाइड है या फिर परक्लोरिक एसिड है, नाइट्रेट है, ये सारे के सारे जो है स्ट्रॉन्गर प्रोटॉन डोनर है हाइड्रोनियम आयन से। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, इनकी स्ट्रेंथ जो है सेम होगी वाटर के जैसे, क्योंकि वाटर आयनाइज होकर क्या दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन, और ये भी क्या दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो एसिड्स हैं, ऐसे एसिड जो स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोनियम आयन से भी, ये जो एसिड्स है ये हाइड्रोनियम आयन से स्ट्रॉन्गर है, बट इनको जो है हमने एक लेवलिंग में कर दिया स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोनियम आयन।
जब हमने इनको वाटर में डिसोल्व किया तो इन सब की जो एक स्ट्रेंथ थी उसे लेवलिंग कर दी। लेवलिंग का मतलब क्या होता है कि सबको एक जैसा कर देना, इक्वल कर देना, उसको बोलते हैं लेवलिंग। कि ये सभी जो एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्गर प्रोटॉन डोनर है हाइड्रोनियम आयन के कंपैरिजन में। बट जब हमने इनको एक्वस सॉल्यूशन में लिया तो उस केस में क्या हुआ, इन सब की जो है लेवलिंग होगी। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। बेसिकली हमारे पास जो है दो इफेक्ट होते हैं, एक तो है लेवलिंग इफेक्ट और सेकंड है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। दोनों के नेम से पता चल रहा है, डिफरेंशिएटिंग का मतलब कि जो आपस में डिफरेंशिएट कर सके और लेवलिंग का मतलब जो सबको जैसा कर दे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ये हाइड्रोनियम आयन है इसने क्या करा, सभी के सभी एसिड्स की जो है लेवलिंग कर दी। जो इससे स्ट्रॉन्ग एसिड थे वो भी सेम हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, इसकी लेवलिंग होगी सभी एसिड्स की। सिमिलर वे में अब जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर एग्जांपल हाइड्राइड आयन है, एमाइड आयन है, इन केस में क्या होगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। एक्स नेगेटिव ले लेती हूँ मैं, जनरली एक्स है ये सारे, ठीक है। एक्स नेगेटिव इसकी रिएक्शन करोगे वाटर के साथ तो ये चेंज हो जाएगा HX प्लस OH नेगेटिव में। मतलब कि ये सभी जितने भी बेसिस हैं इन सब की जो है लेवलिंग होगी किसके साथ, OH नेगेटिव आयन के साथ। जब हम बात करेंगे इसकी किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, दैट मीन्स वाटर जो है, यहाँ पे वाटर कैसे बिहेव कर रहा है, वाटर बिहेव एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट इन सभी एसिड्स के लिए भी और इन बेसिस के लिए भी। समझ में आई लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है अगर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है कंपेयर करनी है स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की, तो हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो, जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी ज़्यादा आयनाइजेशन करें, जो वीक एसिड है उसे कुछ एक्सटेंट तक की आयनाइज करें। उस सॉल्वेंट को हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। मतलब कि जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एंड एसिड्स एंड बेसिस है उनकी जो आयनाइजेशन है वो अलग अलग हो, डिफरेंट एक्सटेंट तक जो है उनकी आयनाइजेशन हो, और ऐसे सॉल्वेंट को हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्वेंट दैट आयनाइजेस द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस टू डिफरेंट एक्सटेंट। इसने तो क्या करा, सबको एक एक्सटेंट तक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे सारे सारे, मतलब कि सबकी लेवलिंग कर दी। ऐसे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे तो सबकी लेवलिंग कर दी। तो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या होंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को डिफरेंट एक्सटेंट तक आयनाइज करेंगे उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है ये एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट वर्क करेगा इन सभी एसिड्स के लिए जिन्हें वाटर ने जो है लेवलिंग कर दी थी। अब जो हमारे पास एसिटिक एसिड है, अगर इसकी रिएक्शन करते हैं HClO4 के साथ, एसिटिक एसिड क्या है, एक पुअर प्रोटोन एक्सेप्टर है। ये क्या करेगा, पर क्लोरिक एसिड जो है कम्प्लीटली इसके साथ रिएक्शन करेगा, CH3COOH2 पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव। HClO4 कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं एसिटिक एसिड के साथ, लेकिन जो बाकी एसिड्स हैं, ये जो बचे हुए एसिड हैं, ये कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स इसने क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया सॉल्वेंट को। तो एसिटिक एसिड के बेस पे क्या है, ये कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है, आयनाइज हो रहा है। दैट मीन्स ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद आता है HI, देन HBr, देन HCl, इस तरीके से आगे आगे चलते रहेंगे। ओके, सिमिलर वे में एसिटिक एसिड को हम क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड वर्क एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर ऑल दीज एसिड्स बट इट वर्क एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट टुवर्ड्स बेसिस। एसिड के साथ तो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है, लेकिन बेसिस के साथ जो है लेवलिंग सॉल्वेंट का वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे पास एसिटिक एसिड है किस में चेंज होगा, CH3COO नेगेटिव। तो जितने भी हमारे पास बेस है, वेदर साइनाइड है, हाइड्रोक्साइड है, अमाइड है, इन सभी को जो है इन सब के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करके सभी को लेवल कर देगा इसके एसीटेट आयन के साथ। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो है इससे जो मैंने अभी तक ये डिस्कस किया, इससे जो है हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं। एसिटिक एसिड क्या है, एसिडिक सॉल्वेंट है ना। तो जो आपके पास एसिडिक सॉल्वेंट्स होंगे, एसिडिक सॉल्वेंट्स दे टेंड्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड्स, एसिड्स के बीच में तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे बट लेवल ऑफ कर देंगे बेसिस को, बेसिस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सिमिलर वे में अगर आपके पास सॉल्वेंट जो है बेसिक सॉल्वेंट है, बेसिक सॉल्वेंट कौन सा, फॉर एग्जांपल अमोनिया, या अमोनिया के लिए हम वर्क करें एज अ सॉल्वेंट, तो वो क्या करेगा, जो बेसिस है उन सबको तो डिफ्रेंशिएट कर देगा, लेकिन जो एसिड्स हैं उनकी लेवलिंग कर देगा। तो जो बेसिक सॉल्वेंट होगा, लेवल ऑफ एसिड्स एंड डिफ्रेंशिएट बेसिस।
समझ में आया। अब एसिड वो लेवलिंग सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। लेवलिंग सॉल्वेंट जो सभी एसिड या फिर बेसिस को एक उसमें लेवल में कर दे, डिफरेंशिएट ना कर पाए, और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट जो सभी को जो है अलग अलग एक्सटेंट तक जो है आयनाइज करे। ओके, अब जो हमारे पास ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है एसिड्स की और बेसिस की, इसको जो है हम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट से जो है समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एक और एसिड लेके चलती हूँ, आपके पास है BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने पे क्या हमें इससे भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है, BCl3 प्लस वाटर, इट विल गिव HCl, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे, ये है आपके पास BCl3, इसकी जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये लुईस एसिड और ये लुईस बेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगी, क्लोरीन है यहाँ पे इस तरीके से। फिर सेकंड स्टेप में ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से H, ये HCl निकल जाएगा, माइनस HCl। अब ये आपके पास आ गया, मतलब कि एक OH इसके साथ लग गया और एक क्लोरीन बाहर निकल गया, OH, एक क्लोरीन यहाँ पे है और एक क्लोरीन यहाँ पे है। अब इसकी दोबारा से हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ ही, वाटर के साथ रिएक्शन होने पे फिर से ये पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, फिर H और Cl निकलेगा, एक और को रिप्लेस कर देगा, प्लस HCl। थर्ड स्टेप में दोबारा से वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो OH, 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 और लास्ट में हमें टोटल कितने HCl मिलते हैं, 3 HCl मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। एक ही स्टेप में मिला था, सेकंड यहाँ पे और थर्ड लास्ट स्टेप में मिलेगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जब हाइड्रोलिसिस करी हमने इसकी लुईस एसिड की, तो इससे जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहे हैं। सिमिलर वे में ये है आपके पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो सबसे पहले तो वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद जो है HCl रिलीज हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन, ये H और ये Cl ये निकाल दोगे, माइनस HCl, और इसकी जो है एक बॉन्ड बना देंगे OH के साथ, OH, बाकी सभी क्लोरीन ही है। ऐसे ही दोबारा से रिएक्शन करेंगे, एक OH मॉलिक्यूल, दोबारा से करेंगे ये, दोबारा से टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल अगर आप रिएक्शन करोगे 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो आपके पास जो है चारों के चारों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे OH से, और साथ में मिलेंगे 4 HCl मॉलिक्यूल्स। अब ये जो आपके पास सॉल्वेशन है एसिड एंड बेसिस की सॉल्वेंट में, ये इफेक्ट करती है इसकी स्ट्रेंथ को। मतलब कि एक कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट अगर हम लेके चल रहे हैं, वो किसी प्रेफरेबली किसी एसिड को वो कर देगा, सॉल्वेंट बेस को नहीं करेगा, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ को जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने लास्ट में एक एग्जांपल लिया था, वो लास्ट के स्टार्टिंग में जब हम कर रहे थे अमीन्स की बात हम कर रहे थे, कि जो अगर आपके पास अमोनिया है सिंपल, इसके अंदर अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें मिथाइल ग्रुप के साथ, बिकॉज मिथाइल ग्रुप का जो है इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, तो उससे क्या होता है आपके पास जो बेस स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। दैट मीन्स सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये, उसके बाद ये होना चाहिए, और लास्ट में आना चाहिए आपके पास RNH2। लेकिन अगर हम इनकी pKb वैल्यू कंपेयर करें, pKb वैल्यू के बेसिस पे क्या है कि ये जो टर्शरी अमीन है, ये इसकी लो बेसिसिटी जो है वो सबसे लोअर है। तो हमने वहाँ पे कहा था कि स्टीरिक इफेक्ट की वजह से जो है स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, नाइट्रोजन का आइटम का साइज स्मॉल है, 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है इसमें स्टीरिक फैक्टर होगा। बट अगर हम इन्हीं बेस अमीन्स की जो बेसिस स्ट्रेंथ है कंपेयर करें गैसीय स्टेट में, तो उस केस में जो हमारे पास ऑर्डर आता है वो ये NH3 मिथाइल NH2 मिथाइल 2NH एंड मिथाइल 3NH। मैंने क्या कहा कि हमने जो है ये तो हम बात कर रहे थे एक्वा सॉल्यूशन में, अब हम जो है अगर बात करें गैसीय स्टेट में, तो गैसीय स्टेट में हमारे पास ये ऑर्डर आता है। ये जो ऑर्डर मिल रहा है ये तो किस बेसिस पे है कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे है, जितने ज़्यादा आपके पास मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहे हैं उतनी ही बेसिस स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। फिर मैं कहूँ यहाँ पे स्टीरिक इफेक्ट कोई फैक्टर लग ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास हम बात कर रहे थे लोअर बेसिसिटी की, इसकी उसका जो है कोई और रीज़न है, या फिर हम ये सॉल्वेंट में लेके चल रहे, गैसीय स्टेट में लेके चल रहे, कि यहाँ पे जो रीज़न हो सकता है वो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है इसके ऊपर, कि सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से जो है इसकी बेसिसिटी जो है वो कम आ रही है। अब देखो जब हम अमीन्स को जो है वाटर में डिसोल्व करते हैं, वाटर में डिसोल्व करने पे हाइड्रेशन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्रेजेंट होगी, तो जो बेसिसिटी है अमीन्स की वो इंक्रीज़ होगी। क्यों? जैसे ये है आपके पास RNH2 प्लस वाटर, ये चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, NH3 पॉजिटिव। ठीक है,
इसको वाटर में है क्योंकि हम बात करें सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में, इसमें ये है आपके पास RnH3। इस केस में क्या होगा, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे इसकी भी, ऐसे थर्ड वाले की भी। ओके, फिर अगर मैं बात करूँ, एक हाइड लिया, अब ये मैं ऐसे ले लूँ प्लस वाटर, R2NH2 पॉजिटिव। इस केस में भी ड्रॉ करें अगर हम, RRHH, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब तीनों के तीनों को अल्काइल ग्रुप लगे हो, तीनों जब ग्रुप लगे होंगे R3N प्लस H2O, R3NH पॉजिटिव। इस केस में 3 तो है अल्काइल ग्रुप, 1 है हाइड्रोजन, और ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। पहले वाले केस में क्या था, सबसे सिंपल था, उसमें 3 H पॉजिटिव जो थे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे। सेकंड वाले केस में 2, और इस वाले केस में जो है सिर्फ 1 मॉलिक्यूल कर रहा है, 1 एटम कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, टर्शरी अमीन, कि जो टर्शरी अमीन आपके पास है ये क्या है, लेस सोल्वेटेड है सेकेंडरी अमीन के कंपैरिजन में, और सेकेंडरी अमीन जो है वो लेस सोल्वेटेड है किसके, प्राइमरी अमीन के कंपैरिजन में। मतलब कि जो टर्शरी अमीन है इनकी काफ़ी कम टेंडेंसी होगी अमोनियम आयन में चेंज होने की, और इसी वजह से इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो स्टीरिक फैक्टर ना होकर सोलवेंट इफेक्ट होगा, कि सोलवेंट की वजह से जो है, बिकॉज इस केस में सोल्वेशन सबसे कम हो रही है यहाँ पे, तो इसके जो बेसिसिटी है वो कम होगी, इसके कंपैरिजन में सेकेंडरी वाला आएगा, और सेकेंडरी के कंपैरिजन में सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी है। अब जो है अगर हम इंडक्टिव फैक्ट जो है उसको, और जो ये सोल्वेशन टेंडेंसी है, इन दोनों को कंबाइन करें, तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो ऑर्डर आता है वो ये कि जो डाई अल्काइल अमीन है वो क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, अमीन्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो ये डी वाला है डाइल अल्काइल अमीन R2NH, इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और ये जो स्ट्रेंथ है ये किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द इफेक्ट, मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ सोल्वेशन ऑफ आयंस। ओके, अब ये वाला जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सोलवेंट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।